नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का साझा कार्यक्रम। साथियों, एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। क्या बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सुप्रीमो कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या उन्होंने कह दिया है कि आ बैल मुझे मार? क्या उन्होंने बाघ के मुंह में हाथ डाल दिया है? ये बाघ कौन है, हाथ किसका है, बैल कौन है, मार कौन रहा है और मार कौन खा रहा है? ये आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। चौतरफा जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है। अब उनके बहुत भरोसेमंद रहे आरसीपी सिंह, जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। दूसरी ओर चुनावी मैदान में नए नवेले नेता और नई नवेली पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर भी खम ठोक रहे हैं। आखिर क्या होगा बिहार की राजनीति का भविष्य? आरजेडी का क्या होगा, जेडीयू का क्या होगा, और क्या झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के बाद देश की सियासत में कुछ बड़ा उथल पुथल होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी। प्रभात जी, क्या होगा? अभी झारखंड महाराष्ट्र का चुनाव है, लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार में का दौरा कर रहे हैं। यूपी के की राज्यपाल और गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री आनंदीबेन पटेल बिहार के दौरे पर आई हैं। मुख्यमंत्री से भी अनौपचारिक या औपचारिक जो भी बैठक हुई। फिर जेपी नड्डा लगातार आ रहे हैं। क्या होने वाला है? नीतीश कुमार सुरक्षित है, जेडीयू सुरक्षित है, क्या होगा आगे? संतोष जी, जिस तरह से बिहार की स्थिति है और आपने बखूबी उसका चित्रण करते हुए जो कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए आ बैल मार जैसी स्थिति बनी हुई है और उन्होंने बाघ के मुंह में हाथ डाल दिया है। वहीं जनता दल के कुछ यूनाइटेड के और उनके काफी भरोसेमंद नेताओं का मानना है कि वो शेर की सवारी कर रहे हैं। अब शेर पर सवा शेर कौन साबित होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जहां तक सवाल है कि नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार इन सभी स्थितियों को भांप लिया है और समझ लिया है और वो परिस्थिति और समय का अब इंतजार कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे पत्रकारों और समीक्षकों का मानना है। लोगों का कहना है कि 23 नवंबर का इंतजार है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। एक पत्रकार ने तो एक बाबा या तांत्रिक जो भी हो उनके उनके आधार पर उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा है कि नीतीश कुमार की कुंडली में 11 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने का योग है और एक योग आने वाले कुछ समय में ही हो सकता है और वो 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री का ओथ ले सकते हैं। यह नहीं, अलग हम बात। एक चीज प्रभात जी, एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम लोग उन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, बाबाओं के उस कुंडली विश्वास पर। नहीं करते हैं, हम चर्चा की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ चर्चा हम की उस बात, पर ठीक है। हाँ चर्चा की बात है सिर्फ। मतलब कि 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में ओथ लेने की चर्चा भी है और पत्रकार एक इस बारे में कह रहे थे और कई पत्रकारों ने कई सीरियल मैंने देखा है जो यूट्यूब चैनल्स का है, उसमें यह बात बड़ी चर्चा में है कि क्या नीतीश कुमार फिर विपक्ष परिवर्तन करेंगे, पाला बदलेंगे, माने पलटी मारेंगे, जो कई तरह का शब्द होता है उस तरह के शब्दों की चर्चा जी हो रही है। तो जी जहां तक सवाल है कि पूरे देश का जो राजनीति है यह तय है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगा और वह जिस तरह से 240 पर सिमटी और विपक्ष का कद बढ़ा, यह तो सबके सामने था और थोड़ी से मैंने मैंने कवायद और कोशिश में कमी रह गई जिसके कारण इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर रह गया। अब इसके कारण और इसके मायने पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब एक बार हरियाणा में चुनाव हुआ तो थोड़ा सा भाजपा को राहत मिली हुई है और वह दुगुने उत्साह के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में हरियाणा मॉडल को अपनाना चाहती है। हरियाणा मॉडल
का मतलब जनता समझती है। और मैंने कहने का मतलब यह है कि जो कांग्रेस का आरोप है और जिसमें ईवीएम भी शक के दायरे में और ईवीएम को लेकर भी कई तरह की चर्चा है, तो शायद उसके भरोसे अगर महाराष्ट्र और झारखंड में वह विजयी होती है तब तो बात अलग होगी। लेकिन अगर जनता की जीत हुई और जनता इस मामले में सरकार को और नीति माने जो मोदी सरकार है उसको अगर चुनौती देने में सफल हुई तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होगा। और नानी का माने जो नायडू और नीतीश हैं, इनका जो रोल है, जो इनका जो वैसाखी है, वो डगमगाएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यह अभी भी डगमगा रहा है। जिस तरह से सांप्रदायिक बातें हो रही है और जिस तरह से आंध्र प्रदेश में भी नायडू के लिए मुस्लिम से अलग हटकर राजनीति करना एक बड़ा जोखिम भरा हुआ काम है। और बिहार में भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं से ठीक है, उनके साथ पूरी जमात नहीं हो, कुछ अंश ही है, लेकिन वो किसी भी रूप में वो सांप्रदायिक छवि के साथ जाना नहीं चाहते हैं। वो छद्म सांप्रदायिक ही रहना अगर चाहते हैं। अगर आप लोग, कई लोगों का कहना है कि ये जो नीतीश कुमार का छद्म सांप्रदायिकता है जिसमें मुस्लिमों को वो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं लेकिन मुस्लिमों के साथ वो खुलकर जाने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो भाजपा को पोषित करते हैं। जो भी स्थिति हो उसको देखते हुए, लेकिन जिस तरह से अभी मथुरा में एक आरएसएस की माने एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, एक बड़ी बैठक थी और जिसमें आरएसएस का 100 साल पूरा होने पर शताब्दी समारोह और 14 जनवरी को जो होने वाला कुंभ है इलाहाबाद में, उसको संयुक्त रूप से मनाने और वैसे समाज जो लिंगायत समाज है, कुछ महाराष्ट्र के, कुछ झारखंड के, कुछ ऐसे हिंदू संप्रदाय हैं जो कुंभ में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनको भी बुलाने और उनके भी कवायद, उनकी भी को लेकर भी नीति बनी है। और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका पीठ आरएसएस ने ठोका है और उनको नंबर 2 का नेता का लगभग ताज पहना दिया है कि आप वोटिंग प्राइम मिनिस्टर इस देश के हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो घोर सांप्रदायिकता की बात इस देश में चल रही है, तो नायडू और नीतीश के लिए यह एक प्रश्न है। निश्चित तौर पर आप बैल मार जैसी स्थिति है, बाघ के हाथ जी में मुंह में हाथ डालने प्रभात जी, जैसी। अभी आरसीपी सिंह ने नई पार्टी की घोषणा की है और मोदी की खूब प्रशंसा की है। नीतीश कुमार पर हमला उन्होंने किया है एक तरह से। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी की एक तरह से आलोचना करते हुए कहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो शराबबंदी कानून खत्म करेंगे और फिर शराब बेची जाएगी। आरसीपी सिंह ने भी कुछ वैसी ही बात कही है शराबबंदी को लेकर और फिर तारीफ के पुल बांधे हैं मोदी के। जबकि बीजेपी ने इनके साथ क्या किया वो सभी जानते हैं। क्या है आरसीपी सिंह का भूत भविष्य क्या है? देखिए, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, इस्पात मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इनकी जो बिहार में पहचान रही है, जो इनकी क्षमता और जो इनको राजनीतिक जो भी मुकुट पहनने का अवसर मिला, वो जनता दल यूनाइटेड ने किया और नीतीश कुमार के कारण ही इनकी पहचान रही है। और यह नीतीश कुमार के खिलाफ उस समय भाजपा में शामिल हुए थे जिस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे। और उन्होंने जब उनको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया तो उन्होंने कमल का फूल और बीजेपी का झंडा थामा था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और आरसीपी के बीच जो मतभेद शुरू हुआ था, उस मतभेद का कारण कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री मोदी थे। और आरसीपी को शुरू से गुजरात मॉडल पसंद था और गुजरात मॉडल की वह माने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद प्रशंसा करते थे। और उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी की शुरुआत प्रधानमंत्री के वंदन चंदन और अभिनंदन से शुरू किया है, तो उससे यह तय हो गया है कि कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी के उन नीति और उनके जो भी माने लाइन ऑफ एक्शन है उससे वह अलग नहीं है, क्योंकि वह अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। और तत्काल जो परिस्थिति है जिसमें जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तब तक उनके लिए बिहार में कोई भी राजनीतिक भविष्य
बीजेपी में रहकर संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक अपना घर बनाया है, जहां तक मेरी समझदारी है, और उन्होंने आशा का दीपक जलाया और उन्होंने कहा है कि आप सबकी आवाज हम बनेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है कि आरसीपी जिस समाज से आते हैं, जिस कुर्मी समाज से आते हैं, और जिस दिन उन्होंने इस पार्टी को लॉन्च किया है वो 31 अक्टूबर था, और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपको थोड़ा सा समय लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाटीदार और पटेल, गुजरात और बिहार में जो पाटीदार पटेल बोलते हैं गुजरात में, वही माने कुर्मी समाज के लोग बिहार में पटेल बोलते हैं, और दोनों एक दूसरे के काफी करीब है, और राजनीति में भी इनकी काफी माने अच्छी माने बनती रही है। और बिहार के लोग सरदार पटेल को कुर्मी अपना आदर्श मानते रहे, वैसे तो उनको तो पूरे देश के आदर्श हैं, और उनसे बड़ा आदर्श इस देश के लिए हो भी कह सकता है कि जो भारत का नक्शा है वो उनके कारण ही है। आनंदीबेन पटेल को अभी आपको बता दें कि बिहार में भेजा गया है, वो माने वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। वह पर्यटन के लिए बिहार में ऐसे समय आई हुई है जब दिवाली है, छठ है, ऐसे समय में लोग घर में रहना और अपने आराध्य देवता का, वैसे तो राज्यपाल का कोई राजनीतिक अस्तित्व तो नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें कि आनंदीबेन पटेल और अमित शाह दो ध्रुव हैं, और इन दोनों के बीच 36 का संबंध है। तो जो नीतीश कुमार को सूचना मेरी है कि उनको मनाने के लिए आनंदीबेन पटेल को भेजा गया है, जो उनको आरसीपी, संजय जायसवाल और बचौल जैसे नेताओं से नाराजगी है, उसको शांत करने के लिए आनंदीबेन पटेल वो मुख्यमंत्री से मिली भी है, और चर्चा है कि मान मरौगल में बीजेपी लगी हुई है। और मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह जो अमित शाह के काफी करीबी है, गृह मंत्री के, उन्होंने जिस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली और जिस तरह से नफरती वातावरण सीमांचल और जो उस इलाका में बनाने का कोशिश हुआ, जिसमें ये भागलपुर है, कटिहार है, अररिया जी, है, बात कर चुके हैं डिटेल में। जी हाँ, आगे बढ़िए। तो उसके कारण हम वहां पर उनको भेजा गया है। और अब नड्डा भी आने वाले हैं बिहार, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, थोड़ा यहाँ के सेहत का हाल लेंगे। अब किसके सेहत का हाल लेंगे? सेहत का, सियासत के सेहत का, या अपनी पार्टी के सेहत का, या नीतीश कुमार के सेहत का, या ये जो सत्ता चल रही है बिहार में उसके सेहत का, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ये जिस दिन छठी मैया का 7 तारीख को अर्घ्य दिया जा रहा होगा पटना में। जी प्रभात जी, घेराबंदी जो हो रही है नीतीश कुमार की, वो आप देख रहे हैं, जो सियासत का जो शतरंज है उस पर जो बिसात बिछी है, उसके एक घोड़ा हाथी में आरसीपी सिंह भी है, फिर ये प्रशांत किशोर पांडे भी हैं और बाकी भी हैं। तो क्या दिख रहा है आगे क्या होने वाला है? आप मुख्य तौर पे जो आपके पास आज आपके विश्लेषण के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा यहाँ, चूंकि वक्त कम है। आरसीपी सिंह ने पहले वाक्य में ही जो मैंने उनके लिए संभावनाएं थी उसका दरवाजा बंद कर दिया है। कहे कि जो लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, खासकर कुर्मी समाज की अगर बात करें, तो कुर्मी समाज किसी भी स्तर पर वह अपने नीतीश कुमार को माने दरकिनार करके मोदी को एक्सेप्ट करेगा, उनके कारण ये संभव नहीं है। यही कारण है कि 98% कुर्मी उनके इस पार्टी के इस अभियान से आज की तारीख में नहीं जुड़ा हुआ है। और अच्छा, क्या लग रहा है कि जेडीयू में भी टूट होगी क्या? 25 के बाद जेडीयू का भविष्य क्या होगा? नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा? संक्षेप में। देखिए, जेडीयू में टूट की स्थिति है, लेकिन 23 तारीख का जो चुनाव परिणाम आएगा उसको उसके बाद ही कुछ संभव हो सकेगा। जे माने जिस तरह से दिल्ली में जो सांसद थे जदयू के, राज्यसभा के और लोकसभा के, उसको जिस तरह से मिलाने की कोशिश हुई थी, वो अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, और ललन सिंह भी सॉफ्ट हो गए हैं। ललन सिंह के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा था, उम्मीद लगाया जा रहा था कि वो भाजपा के साथ जा सकते हैं, कई सांसद के जाने की बात हो रही थी। लेकिन अगर केंद्रीय स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर, देश के स्तर पर अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो कोई भी सांसद यह रिस्क नहीं लेना चाहेगा
कि वो अपना भविष्य जो है सो इसमें गवा दे। तो तो इसलिए नीतीश के बाद कौन? लेकिन अरे एक बात नीतीश के जो बाद है, कौन है? नीतीश के बाद कौन का जहां तक सवाल है, तो भाजपा में भी कोई चेहरा अभी तक इतने दिनों के बाद, ये मैंने लगभग 19 सालों के सत्ता के सुख के बावजूद, मैंने ये जो सत्ता का जो चला दोनों लोगों का, सरकार का जो है, कभी विरोधी रही है या सत्ता में रही है भाजपा, लेकिन इसके बावजूद कोई चेहरा वह नहीं बना सकी। एकमात्र चेहरा अगर कुछ एक्सेप्टेबल थे तो वो सुशील मोदी थे, और उसके बाद कोई दूसरा चेहरा अभी तक तो नहीं दिखा है। जो चेहरा विजय सिन्हा की बात कर लें, सम्राट चौधरी की बात कर लें, गिरिराज सिंह की बात कर लें, अब तो बाबा अश्वनी चौबे तो रिटायर ही हो गए, उनको तो रिटायर ही कर दिया गया। इन तमाम नेताओं में से जो बहुत सारे, संजय जायसवाल जी भी आए थे, अभी वर्तमान में जो उनके राजस्व मंत्री हैं, कौन जायसवाल नाम है उनका, दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल, तो दिलीप जायसवाल को भी दे सकते हैं। तो इसमें से किसी ऐसे नेता में कोई काबिलियत नहीं है जो नीतीश कुमार का माने कोई विकल्प बन सके। भाजपा अभी तक विकल्प नहीं तलाश सकी है, और वो इसी कारण नीतीश के नाम पर ही वो 2025 का बैतरनी पार करना चाहती है, भले ही उसके बाद उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के कहीं कोने में डाल दे। लेकिन अभी जो तत्काल जो स्लीपर सेल है बीजेपी का, जनता दल यूनाइटेड के भीतर, जिसमें विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, ऐसे तमाम नेता हैं, ये भी मैंने वही बीजेपी के पॉलिसी पर है कि किसी तरह नीतीश कुमार जी के नाम पर हम लोग बैतरनी पार कर जाए। वैसे संजय झा जी ने तो अपना 6 साल का रास्ता निकाल लिया है। विजय चौधरी जी भले ही फंसे हुए हैं, अब उनको लग रहा है कि अगर नीतीश जी के सहारे अगर हम अगला टेन्योर पा लेते हैं तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसे कई नेता हैं, तो जी। कहीं ना कहीं लेकिन अंतर्द्वंद है, और इस अंतर्द्वंद के बीच एक व्यक्ति अलग राह अपनाकर पूरे बिहार में दौरा कर रहा है, और पार्टी के लोगों के बीच, अपने दल के जो पुराने साथी हैं उनके बीच जा रहा है, उनके घर खाना खा रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनके दर्द पर मलहम लगा रहा है। उसका नाम मनीष वर्मा है। एक तीसरा रास्ता भी जनता दल यूनाइटेड के बीच मुझे दिख रहा है। एक दूसरा ललन सिंह और अशोक चौधरी का एक ग्रुप है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि जनता कई दल, ग्रुप में जेडीयू के अंदर कई ग्रुप हैं, और और अंतर उसको नीतीश कुमार फिलहाल लीड कर रहे हैं। आगे क्या होगा नीतीश कुमार के बाद, वो भविष्य के गर्भ में है। तो क्या इस एपिसोड को यहीं विराम दें, चूंकि वक्त हो चला है? भविष्य की राजनीति की कोशिश में लगे हुए हैं आरसीपी सिंह। वो चाहते हैं कि भविष्य में नीतीश कुमार का जो जगह है वो हमको मिल जाए, लेकिन जो उन्होंने रास्ता पकड़ लिया है उस रास्ते से तो मुझे संभव नहीं दिखता है। नीतीश कुमार जी, उनकी नीतीश पार्टी कुमार के गठन बिल्कुल। के एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पार्टी के गठन के बाद उन्होंने जो 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात कही है, उसको मैसेज यही जा रहा है कि आरसीपी चिराग मॉडल के रूप में भाजपा की आगे बढ़ तरफ रहे से हैं। सामने आने वाले हैं। जी तो ये जी। एक बहुत खतरनाक संकेत चला गया, और इस संकेत के कारण आरसीपी का भविष्य अब क्या होगा, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। जी आगे देखेंगे। लेकिन एक तरफ बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने में लगी है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों के उभार कर आरजेडी और जेडीयू को खत्म करना भी चाहती है। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।